हाँ, नमस्कार बच्चों। तो जैसा कि आपको यहाँ पे ख़त्म किया गया था 7 पेज पर, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरियां हो चुकी हैं। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ और बदल गई हैं। इसी यहीं पे हम लोग समाप्त किए थे उस दिन। यहाँ पे देखिए, अभी लेखिका बता रही हैं, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविज़न नहीं थे। देखिए, ग्रामोफोन, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे उस समय। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। जो बचपन में जिसे हम लोग कुल्फ़ी कहा करते थे, उसे एक गांव में कुल्फ़ी कहा करते थे, उसी को आजकल हम क्या कहते हैं? आइसक्रीम। ये देखिए, आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी, समोसा पैटीज में बदल गए। जिसे आप आज पैटीज बोलते हो, उसे उस समय हम कचौरी, समोसा कह करके पुकारते थे। लेकिन डिफरेंस क्या है कि हमारा जो कचौरी और समोसा था, वह जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड मटेरियल से बना था। वे जो है एकदम ताज़े ताज़े फल, हर चीज़ ताज़े फल, खाद्य सामग्री से बनते थे। लेकिन आजकल क्या है कि जो उनका जो स्वरूप बदल गया है, उसमें जैसे पैटीज है, इसमें क्या करते हैं कि तरह तरह के केमिकल मिलाते हैं वो लोग। यहाँ पे देखिए, शहतूत और फाल से खसखस के शरबत। ये देखिए, शहतूत है, ये फाल से है, एक खसखस, ये तीनों एक प्रकार के फल हैं। और इनके जो शरबत बनता है, इनसे जो जूस बनता है, वह जूस 100% मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी फूड एंड इट्स 0% केमिकल, पूरा नेचुरल ये होता है। लेकिन लेखिका क्या बोल रही है कि आज वो क्या हो गए? आज वो हो गए पेप्सी, कोक, पेप्सी हो गए। तो आज हम जिसे बहुत खुशी से, बहुत गर्व से, बहुत सम्मान से और लोगों के बीच में बहुत ही सीना ऊंचा करके हम जिसे पीते हैं, पेप्सी जिसे कहते हैं, एक्चुअली हमारे शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत के आगे इसका 0% भी वैल्यू नहीं। यह सिर्फ, ये जो है कोक और पेप्सी, सिर्फ आपको, आपके शरीर को हानि पहुंचा सकती है। फायदे नाम की कोई चीज़ इसमें होती नहीं। अच्छा, उन दिनों कोक नहीं, लेमनेट, विमटो मिलती थी। ये देखिए, लेमनेट, विमटो जो है शरबत के तौर पे, कहीं आप बाज़ार में जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो इसका शरबत, लेमनेट और विमटो की शरबत मिलती थी, जिसे और कोक नहीं होता था उस समय। इसी को पीना पड़ता था। और इसलिए जो पुराने समय में क्या था कि लोगों के शरीर की मारक क्षमता बहुत ज़्यादा थी, उन्हें कोई रोग होता ही नहीं था। और रोग होता भी था तो उसके अंदर की जो शक्ति है, जो मारक क्षमता होती है शरीर में, जो इम्यूनिटी पावर होती है, वह इतना तगड़ी होती थी कि रोग को बाहर ही छोड़ देती थी। आज के दिन में देखिए, अगर आज जैसे कि कोरोना वायरस की मेन दवा आज क्या माना जा रहा है कि हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा हो। तो आज जो हमारे अंदर जो मारक क्षमता, हमारे शरीर में जो क्षमता है, इस क्षमता का कई गुना क्षमता उस समय के लोगों के शरीर में हुआ करती थी। इसलिए वे बहुत ही निरोग रहते थे, बहुत ही नॉर्मल ज़िंदगी जीते हुए ही भी उन्हें कोई रोग नहीं होता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेगर्स और डेविस्को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मान से ब्राउन ब्रेड लाने की। ये देखिए, यहाँ पे जो बच्चे शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ से बेगर्स और डेविस्को और इस तरह से चॉकलेट लाने की
छूट मिलती थी और पेस्ट्री भी मज़ा देने वाली होती थी। और लेखिका कह रही है कि हम भाई बहनों को यहाँ डेविस्को मॉल से शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की थी। उनकी ड्यूटी थी कि वे वहाँ से ब्राउन ब्रेड ले आएं, जो आप आज खाते हो, जिसे आप ब्रेड बोलते हो। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। लेखिका का घर जो था मॉल से बहुत दूर नहीं था। एक हल्की सी चढ़ाई होती थी, जैसे पहाड़ी टाइप का, और उस तरफ जाने के बाद में वो गिरजा मैदान में पहुंच जाते, जहाँ पे वहीं पे था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू होती थी। ये देखो, जहाँ पे नमकीन, चॉकलेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो सामान मिलती है उन्हें कन्फेक्शनरी काउंटर कहते हैं। वो शॉप है, वहाँ पे मिलता है, दुकान है। वहाँ पे पेस्ट्री और चॉकलेट मिलता था जो बहुत ही खुशबूदार होते थे। तो लेखिका अपने जीवन के, अपने बचपन की एक एक घटना, एक एक वस्तु, हाउ सी फील्स, हाउ सी लिव, हाउ सी इंजॉय द मटेरियल्स अवेलेबल ऑन द शॉप। जैसे आप जाते हो तो माता पिता से एकदम से ये कर लेते हो, जिद कर लेते हो कि नहीं, हमको ये वाला चॉकलेट चाहिए, ये पिज़्ज़ा चाहिए, ये बर्गर चाहिए एक्सेट्रा। जैसे आप जिद कर लेते हो, उसी तरह से उन्हें जो है बच्चों को उसकी आवश्यकता रहती थी। ये देखिए, हमें हफ्तों में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े न खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर के खाती थी। सी डियर्स, यहाँ पे लेखिका आपको एक लाइफ स्टाइल का एक तरीका बताती है कि हाउ यू हैव टू ईट। समटाइम्स व्हाट हैपन, यू आर गोइंग टू द मार्केट, buying the materials and start eating there itself and throwing this wrapper, that wrapper here and there. That's not look good. ये अच्छा नहीं लगता है। लेखिका क्या कह रही है, देखो, उन्हें हफ्ते में एक दिन चॉकलेट खरीदने की छूट होती थी और लेखिका के पास चॉकलेट का स्टॉक होता था। मतलब बहुत सारा चॉकलेट वो इकट्ठा करके रखती थी और बोलती है कि वह कभी भी चॉकलेट को खड़े खड़े नहीं खाती। घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती। घर लाने के बाद में वो रख देती थी साइन बोर्ड पर, और रात जब होती, जब वो खाना वाना खा लेती थी, रात में जब वो अपना कंबल रजाई ओढ़ के सोती, तो चॉकलेट लेके हल्का 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 टेस्ट ले लेके मज़ा कर करके उसके एक एक टेस्ट को, उसके स्वाद को, उसके खट्टापन को, उसके मीठापन के, उसके जो भी टेस्ट है वो महसूस कर करके खाती थी। द वे ऑफ ईटिंग। इसके बाद पानी पीती और सो जाती। तो बहुत सी चीज़ें हमें जो है शो नहीं करना चाहिए। हमें रास्ते में खाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। वो एक लाइफ स्टाइल आपको बता रही है। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कसमल सोच कर ही मुंह में पानी आ जाए। चेस्टनट और गजब की चीज आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। लेखिका बता रही है एक एक चीज का कि कैसे खाते हैं। जैसे आप देखो, आप लोग के सामने क्या होता है, जैसे मक्का होता है, मक्का को आप उबाल करके फिर उसमें नमक मिर्च वगैरह वगैरह डाल के खाते हो, आपको टेस्ट आता है। उसी तरह से आपको ग्राउंड नट है, उसे आप उबाल के या उसे आप बालू में फ्राई भी करके, हीट और नमक या बालू डाल के उसमें फ्राई भी करके खाते हैं तो टेस्ट आता है।
उसी तरह से ये जो काफल है, इनको क्या करते थे चेस्टनट्स को, कि इनको पहले आग पे भूनते थे। दे यूज टू बर्न ओवर द फायर, और जब वो हो जाता तो उसे मजे ले लेकर के खाते थे। उसका गजब का टेस्ट होता था, लेखिका बता रही है। और जो लेखिका को काफल बहुत आ जाते हैं, बिल्कुल खट्टे मीठे, और वो उसे जो है कोई लाल है, कुछ गुलाबी है, एकदम रस भरा हुआ है, कश्मल है, मतलब मुंह में डालने के बाद में वो रुक करके थोड़ा कसकस करके खाने में बहुत ही टेस्ट आते हैं। वो मतलब उनका टेस्ट फील करके लेखिका के मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आना मतलब स्वाद महसूस होना। लालच तो नहीं कर सकते। कभी कभी जैसे आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ खाने की चीज़ है, दुकान में लटकी है और आपके मुंह में पानी आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब हुआ मुंह में पानी आने, मतलब कि देख करके स्वाद को महसूस कर लेना। हाँ, नीचे आइए, यहाँ देखिए, चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण। जहाँ चने और गरम की पुड़िया जो तब भी कमाल की थी, नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना बहुत गरम का गाना, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। यहाँ पे देखिए, चना चूर्ण है, ये सब चने से बना मटेरियल होता था। और उस समय एक गाना आया था, ये देखिए यहाँ पे, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, मेरा चना बना है आला उसको खाता है दिल वाला चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। ये गाना गा करके वो चने वाले उसको बेचते थे। अब उस चने में क्या होता था, तरह तरह के बहुत ही टेस्टी मसाले बनाते थे और उसको मिला करके वो देते थे और गा करके गाते थे, खिलाते थे। तो जिन्हें मतलब कि नहीं भी ये होता, जिन्हें नहीं भी खाना होता था, वे भी मतलब कि चलो थोड़ा टेस्ट लिया जाए। तो बहुत ही चटपटा, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट उसमें आता था। गा करके मतलब कि बेचते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में खास तरह की लय रफ्तार थी। खाने का जो स्टाइल था उनका, एक एक चने को खाते थे, एक चने को खाएंगे और उसका टेस्ट लेंगे और उसमें अलग से नमक वगैरह सब डलवाएंगे। जैसे आप मॉल में जाते हो, पॉपकॉर्न लेते हो तो उसमें बटर और नमक वगैरह डालते हो, ऐसे उस समय जो बच्चे थे वो सब नेचुरल टेस्टी मटेरियल, चटनी टाइप का वो होता है, सब कुछ एकदम प्योर ऑर्गेनिक मटेरियल से चटनी उसकी बनती है, मटेरियल बनता है। आज वाला जो पॉपकॉर्न में पड़ता है वो नहीं, ये अलग है, लेकिन उसमें आप कितना टेस्ट लेते हो मिलाने में। ऐसे ही वो लोग मिलाते थे और मस्ती से उस मैदान में, उस पार्क टाइप मैदान में चलते थे, एक एक खाते थे। देखिए, कोई टेस्टी चीज़ है, एक एक खाइए, देर तक खाइए, तो आप ज़्यादा उसे फील कर पाएंगे। कुछ लोग क्या है, 2 बार में उठाए, डाले, भक भक पूछे, अंदर उतार दिए, फिर इधर उधर। दैट इज नॉट गुड हैबिट। यू मस्ट ईट योर फूड, योर मटेरियल with the enjoyment, with the full of your body exposure। आपका बॉडी एक्सेप्ट करे, ऐसे खाइए, इंजॉय करके खाइए, फील करके खाइए, उसको अच्छा से चबाइए, देन ओनली यू विल गेट द गुड हाइजीनिक फ्रॉम दैट द वे से। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। घोड़ों की सवारी
की है, शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी मौका मिल ही जाता है। तो वहाँ पे जो रिज बना हुआ था, वहाँ पे घोड़ा वाला रहता था, उस पर लेखिका बचपन में खूब घुड़सवारी की है। और लेखिका बताती है कि जो लोग भी शिमला के हैं उन्हें जो है घोड़े पर बैठने का मौका अवश्य मिल जाता है। तो बचपन की एक याद को वो आपसे जोड़ना चाहती है कि आप जो है अपने बचपना को इंजॉय कीजिए, इंजॉय योर चाइल्डहुड लाइफ विथ द गुड वैल्यूज, a purposeful values. Your life must be very very useful in future. इस हिसाब से लेखिका आपको एक संदेश दे रही है। सिंपली ये नहीं है अपने खाने की बात बताना, अपने पहनने ओढ़ने की बात बताना, ऐसा सिंपली नहीं है। वो एक संदेश आपको दे रही है कि हमें अपनी लाइफ को जिम्मेदारी से एंजॉय करना चाहिए। आपका बचपना है तो आप कौन सी चीज़ें खाएं, कौन सी चीज़ें ना खाएं। What you have to demand to your parents and what you should not ask your parents. Sometimes your parents may refuse to give, to provide you the such material what you are asking. लेकिन उसके पीछे उससे होता क्या है, आप नाराज हो जाते हो या आप ये सोचते हो कि they don't want to give you purposefully, but it's not like that. उसके पीछे अच्छे भाव होते हैं क्योंकि उनको पता है व्हाट शुड बी ईट, क्या खाया जाना चाहिए, आपको क्या खाना अच्छा है, क्या नहीं खाना है, इसलिए वो आपको नहीं देना चाहते हैं। तो यहां लेखिका कह रही है, इफ ए टीचर विल गिव यू द मैसेज थ्रू द राइटर, यू मे अंडरस्टैंड व्हाई दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू सच फूड मटेरियल at the roadside area or outside area. There are everywhere its cause. Simply nothing happened. Next, please see the next page. हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब ही उनकी बात फिर कभी। तो लेखिका घोड़ों के बारे में बताती है कि घोड़े बहुत अच्छे होते हैं, उनके ननिहाल के घोड़े और भी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन उसको वो ज़्यादा नहीं ले जाना चाहती। आगे कहती हैं, शाम को रंग बिरंगे गुब्बारों सामने वाली जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने सो सी डियर हियर यू कैन सी द इवनिंग टाइम, द ब्यूटी ऑफ इवनिंग टाइम। लेखिका शाम के समय के दृश्य को यहाँ बताना चाहती है। देखिए, शाम को रंग बिरंगी गुब्बारे, जब वो बाजार में निकलती तो बाजार में तरह तरह के गुब्बारे लगे होते थे दुकानों पर, बहुत ही खूबसूरत माहौल हुआ करता था। और सामने जाखू नाम का पहाड़ था। पहाड़ मीन्स स्मॉल, यू कैन से माउंटेन, स्मॉल टाइप माउंटेन था। वहीं पे ऊंचाई पर उसके, माउंटेन तो नहीं कह सकते, थोड़ा वो ऐसे 100 फीट ऐसे हाइट होती है। वहाँ पे चर्च बना हुआ था और चर्च की जब घंटियाँ बजती तो जैसे वातावरण एकदम शांत सुखद रूप से भर जाता, जैसे स्वयं यीशु प्रभु ने कुछ संदेश हमें दिया है। तो जीसस वांट टू सेंड यू सम मैसेज। तो ऐसा लगता कि जैसे ईश्वर ने खुद जमीन पर उतर करके हमें कुछ, ईश्वर कुछ कहना चाहते हैं। तो ऐसा फील होता था लेखिका को। नेक्स्ट पैरा देखिए। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही
हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिज पर रौनक और माल की दुकानों की चमक भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ और कोलाहल। देखिए, तो यहाँ पे शाम का जो एक एक चित्र है, एग्जैक्टली द ड्राइंग ऑफ ए इवनिंग टाइम पिक्चर, लेखिका इस पैरा में बता रही है कि जब शाम होता था, सूर्यास्त ढलने लगता था, तो गुलाबी सुनहरी धारी नीले आसमान, तो जैसे आसमान में एक गुलाबी सुनहरी धार की तरह से लाइन बन जाती है, कितना खूबसूरत है। फिर थोड़े 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 दूर में क्या होता था, पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। पहाड़ों के मुखड़े, पहाड़ जो हैं वे धीरे धीरे गहराने लगे। गहराने मतलब अंधेरा होना, अंधेरा होने लगे, लाइट कम होने लगी, सूर्य नीचे जाने लगा। तो उस बीच में जो टिम 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 बत्तियां जो बाजार में जलने लगी, उसका क्या खूबसूरत। सो लेखिका उस बाजार के खूबसूरती को आपके सामने प्रस्तुत करती है। सो यू मस्ट ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स, एवरीथिंग इज द नॉलेज। सब कुछ नॉलेज का हिस्सा है। आपका जो मेमोरी सिस्टम के एक्सरसाइज के तरीके, अगर आप कोई भी चीज देखते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनकी ब्यूटी को महसूस करते हैं, तो आप जो है आपके सोचने की क्षमता, आपका जो दिमागी शक्ति है, जो पावर है, जो मेमोरी है, उसमें विकास होता है। ये सारी बातें लेखिका यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरती से कह रही है आपको। देखिए नेक्स्ट प्लीज। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर लगी बनी सुरंग। कितना खूबसूरत मतलब बताया है। एक जो स्टेशन का दृश्य, रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत होता है। आप जाइए रेलवे स्टेशन पे देखिए, स्पेशली जो मतलब कि हिली एरिया में होते हैं, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में स्टेशन बना हुआ है। हाँ, और शिमला कालका वाले कितना खूबसूरत वो रोड है। अगर कभी मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं, एक बार जा कर के वहाँ का सैर करें। वहाँ पर एक टूर बनाएं जो है बहुत ही खूबसूरत है। हिमाचल प्रदेश, वहीं की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर थे।
यहाँ पे लेखिका जो नेचुरल एक हैपनिंग होती है, जैसे आप लोग को तो आप लोग खैर अभी फ्लाइट में बैठते हो, आप लोग नज़दीक से जा कर के देखते हो, शहर में हो, लेकिन जो लोग देहात में हैं और कभी फ्लाइट को देखे नहीं और ऊपर बहुत ऊपर फ्लाइट को देखते हैं, बिल्कुल आपको लगता है कि इतनी बड़ी है, 1 मीटर की चीज़ है, तो उनके मन में कौन कौन सी भावनाएं उठती होंगी। बिल्कुल एकदम से लेखिका उसका वर्णन करती है कि एक तेज रफ्तार वाली अरे एक पक्षी है जो पंख फैला करके उड़े जा रहे, जहाज के लिए लेखिका कहती है। जहाज का वर्णन कि जहाज की खूबसूरती आसमान में जब जाती थी तो कैसी लगती थी। बचपन में आप लोग जो है जैसे जहाज में बैठते हो तो आप लोग को फील होता है कि जहाज क्या है, कैसे उड़ती है, कैसे जाती है और ऊपर कैसा लगता है। तो ये सब जो है लेखिका के बचपन में एक सपना था, हम लोग के भी बचपन में एक सपना था, बहुत ज़्यादा मतलब मन के अंदर में जो है रोमांच और सो मच ऑफ इमेजिनेशन होता था कि कैसी होगी, क्या होगी, इसमें आदमी बैठे होंगे, आदमी कैसे बैठेंगे, इतना 2 फीट की है, ऐसा बहुत सारी बातें होती थी। लेखिका इसमें लास्ट में देखिए, लास्ट में एक बात बोल रही है, ये देखिए इसका बहुत मतलब है, अगले पैरा में बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। लेखिका बोल रही है, यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था, वहां आंखों के डॉक्टर थे, ठीक है ना। तो गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। तो जो एक दुकान थी जो गाड़ी के मॉडल की थी, गाड़ी बना के उसमें दुकान खोला गया था, उसके बगल में एक और दुकान थी, उसको लेखिका कभी नहीं भूलती, क्योंकि लेखिका का फर्स्ट चश्मा मीन्स ऐनक, ग्लास, उसी दुकान में बना था। देखिए तो बड़ा मजेदार बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए, शुरू में चश्मा लगाया, बड़ा अटपटा लगा, छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखने लगे, देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। सी डियर, आई वांट टू ब्रिंग योर नोटिस, आजकल चश्मा आम बात है, हर क्लास में आपको 10, 12, 15 बच्चे, 10, 15 स्टूडेंट्स आर यूजिंग द ग्लास, ईच क्लास आई एम टेलिंग। और लेखिका के समय में, इवन इन आवर टाइम आल्सो, single person was not using the glass. There is not at all problem, vision problem earlier, nobody. और अगर कोई चश्मा लगा लेता तो उसे मतलब बहुत ही डाउटफुल, शक की निगाह से देखा जाता था, और कहूँ तो उसे लगभग लोग अंधा ही कह लेते थे कि इसकी आंख तो गई, नो मोर विजन, हिज विजन इज डाउटफुल। बहुत सारे मतलब कि कारण हो जाते थे। आज ऐसा नहीं है, आप गए चश्मा लगा के पहन के क्लास में आ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपके साथ हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सभी, नोबडी विल टेक केयर ऑफ यू। बट उस समय चश्मा लगाना, हर आदमी, बेटा, बड़े जो लोग बड़े हैं, बेटा क्या हो गया, दूध नहीं पीती हो, दूध पियो, अभी से आंख पे ऐनक लग गया। ऐनक मतलब चश्मा, ये देखो, ऐनक मतलब चश्मा। तो डॉक्टर क्या बोला था कि थोड़े दिन लगाओगी फिर चश्मा उतर जाएगा। यू नीड नॉट टू हैव दिस ग्लास परमानेंटली, इफ यू यूज समटाइम्स your eye vision will become all right, normal। तो वही बात जब कोई प्रश्न पूछता था तो लेखिका बता देती थी कि थोड़े समय बाद
चश्मा उतर जाएगा। लेकिन इसमें देखिए बड़ी मजे की बात है, चश्मा का स्टोरी मस्त है, देखिए यार। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूं। जब आप दिन रात रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। सुन लीजिए, लेखिका क्या कहती है कि चश्मा जो मुझे डॉक्टर ने दिया वो कुछ समय बाद उतरना था, लेकिन उतरा नहीं, तभी से लगा हुआ है और इसके पावर भी चेंज होते जा रहे हैं और उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। स्पेशली फॉर योर विजन पर्पस, योर आई विजन पर्पस, दिस पैरा हैज बीन कंटेन्ड। आपको एक मैसेज है कि आपको किस तरह से, कितनी रोशनी में पढ़ना चाहिए, किस तरह से ग्लास का प्रयोग करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आँख हमारी जो है लाइफ के लिए बहुत ही वैल्यू वाली चीज़ है, बहुत ही उसका महत्व है, इसके वैल्यूज़ हैं। इसलिए सिंपली यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड लीव इट अवे। नो, ईच पैरा, each line, each word gives you some life, some message, some importance to use in your personal life. See here, उनका चश्मा कभी नहीं उतरा क्योंकि वो टेबल यहाँ लगा है, टेबल लगा करके, जैसे लोग सामने टेबल लगा लेते हैं पढ़ते हैं और बाकी अंधेरा होता है, उसमें आपके आँख को ज़्यादा जोर लगता है। आपको खुले रोशनी में पढ़ना चाहिए, आपको करेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करके पढ़ना चाहिए। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको किस डिस्टेंस से आपका विजन सही है, उस डिस्टेंस को मेंटेन करके पढ़ना चाहिए। तो तमाम तरीके लेखिका देना चाहती है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से, मतलब कि पढ़ोगे, किस तरह से रहोगे, किस तरह से अपनी आँखों की सुरक्षा करोगे। ऑल दिस थिंग्स कंटेंट हियर। सी लास्ट देखिए, जब लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था, जब लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। छेड़ा का मतलब चिढ़ाना होता है, चिढ़ाना। देखो 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 कैसी लग रही है, वो चढ़ा, देखो 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 कैसी लग रही है, उसके चश्मा लगाने के कारण से। आगे देखिए पैरा में, मस्त बात है, देखिए पैरा में लेखिका है, देखिए चश्मा लगा रही, मजेदार बात देखो कैसे बोलता है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि दूर की सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये एक प्रकार से ना, एक वो लगा करके बोला, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यहाँ पे ये एक प्रकार, एक जो है ये दोहा बना करके क्या बोलते हैं, एक कविता बना करके चिढ़ाया। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लंगूर मतलब बंदरिया, बंदर। तो जैसे उसका भाई है, भाई बहन को, बहन भाई को चिढ़ाते हैं, आपस में लड़ते हैं, आपस में मस्ती मजाक करते हैं, तो उनकी बहन भी, अरे उनका चचेरा भाई, ऐसे कह करके इन्हें चश्मे के ऊपर चढ़ाया था। तो चश्मे का जो एक हिस्ट्री है अर्लियर, वह बहुत अच्छी नहीं है, और वो अच्छी हिस्ट्री जो नहीं है वह आज आपके लिए एक मैसेज है कि आप
कम उम्र के हो, यू आर ए चाइल्डहुड लाइफ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दी ऑर्गन्स लाइक लिसनिंग, टू सी, आईज, to our nose, to our mouth. All these organs are very very necessary for your life till the last day. So you must be careful about all these. देखो आगे देखो, मैं खींची सी मुझ पर, मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। लेखिका देखिए, भाई बहन का प्यार होता है, भाई बहन का चाह होती है। लेखिका कहती है कि वो भाई मेरा बार बार चिढ़ा रहा था और मैं चिढ़ भी रही थी, लेकिन वो जिस तरह से पंक्तियां बना करके गा रहा था, उसे चिढ़ा रहा था, वो अच्छा लगा। ये एक क्रिएटिविटी है। जब कभी आप कोई राइम बना दें, कोई नारा लिख दें, कोई आप स्टेटमेंट होते हैं ना अच्छे वाले बना दें, वो एक इट्स अ गुड फॉर गुड सिंबल ऑफ योर नॉलेज। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, सी। लेखिका जब उसका भाई ये बात बोल करके, ये देखो, ये जो है ना आपको ये लो में, जब उनका भाई ये बात बोल करके चला गया तो उसके जाने के बाद में लेखिका तुरंत अपने रूम में गई और शीशे के सामने खड़ी हो गई और चश्मा लगा करके अपने को देखने लगी कि कहीं मैं सच में बंदरिया तो लग रही हूँ। वो मेरे को बंदर बोला, देखूं मैं सच में बंदर लग रही हूँ। और फिर देखती, लगाती, फिर उतारती, फिर लगाती, फिर उतारती, और सूरत बनी लंगूर की। लंगूर मतलब बंदर, सूरत लंगूर की हो गई है। तो कभी लगा के नहीं, फिर हाँ, उनका अपना सेल्फ का जो मन है। ए पर्सन कैन नॉट हाइड देयर ओन, देयर वॉट एवर दे थिंक्स दैट यू कैनॉट हाइड योर सेल्फ। आप अपने मन में क्या सोच रहे हो, क्या उसे आप छिपा सकते हो? नहीं छिपा सकते। लेखिका कभी फील करती, हाँ यार ये जो ऐनक है ये तो लगाने से बंदर की तरह मैं लग रही हूँ, क्योंकि बंदरों का भी देखिए थोड़ा इस तरह से आंख होती है। तो इस तरह से लेखिका जो है और सेल्फ उसको जो है ऐसा सोच रही थी वो। यहां देखिए, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। लेखिका सी इज एलोन इन हर रूम। वो अपने रूम में अकेली है और चश्मा उन्होंने लगाया। फिर भाई का टोपा, टोपा मीन्स एक कैप, कैप होती है ना यहाँ तक डालते हैं, जीसस कैप। वो आपको देखते हैं कि ऐसे कैप रहेगी, फिर ऊपर ऐसे रहता है, फिर यहाँ पे कुछ लगा रहता है, उस टाइप की कैप एक होती है। एक जो है ऐसे वाली होती, ऐसे वाली। तो बंदर कैसी लगता, एक आप सुने होंगे मंकी कैप, ऐसे वाली होती है। इसी को ऊपर करके फिर यहाँ पे मोड़ देते हैं, मोड़ करके लगा लेते हैं, कान ढका रहता है। फिर उसे खोल देंगे तो ऐसे हो जाएगा।
तो ये लगा करके लेखिका बार बार अपने आप को सेटिस्फाई कर रही थी कि मैं लड़की ही लग रही हूँ या बंदरिया लग रही हूँ चश्मा लगाने के बाद। सी ऑल दीज थिंग्स सिंपली हैपेंस इन योर लाइफ। अगर कोई आपको कुछ बोल दे तो यही तो है बचपन, यही तो है बचपन का मजा। तब की बात थी, तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। सी लेखिका बोल रही है कि उस समय की बात और आज की बात। उस समय चश्मा लगाना हमें अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज चश्मा हमारे चेहरे का अंग बन गया है। द ग्लास बिकम द पार्ट ऑफ माई फेस। अगर मैं कभी थोड़ा सा भी चश्मा उतारती हूं तो चेहरा खाली खाली सा लगने लगता है। तात्पर्य है कि अब बूढ़ी हो गई हैं, तो आदमी जब उम्र हो जाती है, जैसे हम लोग ये हैं, बिना चश्मा का हम लोग नहीं रह सकते। अगर कहीं ज़रूरी है या कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तो हमें लगाना ही पड़ेगा। लेखिका हमेशा पढ़ती रहती थी, वो भी एक आपको मैसेज है। तो अब उनके जिंदगी का हिस्सा हो गया है चश्मा। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो यहाँ पे लेखिका ने एक हल्की सी जो एक हल्का सा इंट्रोडक्शन, एक परिचय दिया है आपको कि हिमाचल के लोग टोपी लगाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत लगती है, आप लोग देखते होंगे, बहुत ही रंग बिरंगी अच्छी होती है। तो लेखिका कहती है कि याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम चश्मा, लंगूर की सूरत। तो लेखिका को कभी कभी वो सब बचपन की बातें याद आ जाती हैं, और जो बात उसे याद आ गई वो लिख दी कि किस तरह से टोपा लगाते थे, किस तरह से काली फ्रेम वाला चश्मा पहनते थे और बंदर की तरह लगते थे, छोटे थे, सुंदर थे, ऐसे पहनते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे खेलते थे, ऐसे कुछ, वो सारी बातें लेखिका के मानस पटल पे, मेमोरी में एक बार जो है रिसाइकिल हो उठती है। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। आज वो शिमला में रहती हैं तो टोपी लगाती हैं। मैंने कई रंगों की टोपी जमा कर ली है। लेखिका बहुत हर कलर की, कई रंगों मतलब कलर, हर कलर की टोपी जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीदे वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका कहती है कि उस समय कहाँ हमें दुपट्टों को ओढ़ना पड़ता था, हमें दुपट्टा लेना पड़ता था, कहाँ आजकल सहज और सुंदर लगने वाली अच्छी अच्छी डिजाइन की टोपियाँ। तो लेखिका यहाँ पे दो मतलब की बातें कह देती है। लेखिका इंटरनली दो बातें कह देती है कि जैसे उस समय दुपट्टे का लगाना आवश्यक था लड़कियों, एक जो सोशल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और आज टोपी बिंदास लगा सकते हैं। तो दोनों का एक समय जो परंपरा का सामाजिक ढांचा था, आज का जो सामाजिक ढांचा है कि वो रूप पहले वाला तो नहीं रहा, लेकिन टोपियों का खूबसूरती भी अपने आप में कम नहीं है।
इस लेसन इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं, बहुत ही मशहूर लेखिका हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, यही है लेखिका। इनका जीवन बहुत ही, अपने जीवन में उन्होंने लिखा पढ़ा है, बहुत सारी किताबें लिखा इन्होंने। महादेवी वर्मा की मित्र थी। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपको प्रश्नोत्तर वगैरह वगैरह, आपको टेस्ट पेपर और अटेंडेंस वगैरह मैं कल भेजता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। क्यों नहीं जा रहा यार? टैब आल्ट टैब करने से हाँ या